ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित खानाबदोश जो हमारे पाठ का विषय है। और हमने इसमें अभी तक क्या पढ़ा है कि सुकिया और मानो की जो कहानी है वो पढ़ी है कि किस प्रकार वो भट्टे पर काम के लिए आए थे। असगर ठेकेदार उनको लेकर आया था और भट्टे का माहौल कैसा था वहाँ का हमें पता ही है कि कैसे छोटे छोटे दड़बे मकान बना रखे थे जो ईंटों से ही बना रखे थे। ऊपर से छानी यानी घास फूस की छान जो उन पर लगाई हुई थी। और चूल्हे चौके की बात वहाँ पर आई थी। भट्ठे में ईंटें लगाने की बात आई थी कि कैसे ईंटें जो है वो जालीदार ईंटें जो है वो लगा दी जाती हैं। और सबसे खतरे के काम की बात आई थी कि मोरी का काम जो है भट्ठे पर जिसमें घास फूस डालना जो है ईंटों को पकाने के लिए उसके विषय में आया था। और यहाँ पर मानो और सुकिया का अच्छा काम देखकर उनको सांचा जो है वो दे दिया गया था जिससे ईंटें पाथते हैं, ईंटें पाथने का काम दे दिया था। दोनों ने बड़े अच्छे ढंग से काम किया। एक तीसरा व्यक्ति और उनके साथ आ गया था, जसदेव। जसदेव जिसके कारण उनका काम बढ़ गया था। अब मानो के मन में था, आ रहा था बार बार अपना पक्की ईंटों का घर बनाने की जो विचार हैं वो आ रहे थे और उसने सुकिया के सामने व्यक्त भी किए। और सुकिया ने भी कहा था कि पक्की ईंटों का घर जो है थोड़े से पैसे में नहीं बनता है, उसके लिए अब ढेर सारे पैसे लगते हैं। तो ये सब बातें आई थी। यहाँ आया था एक वर्णन आया था किसनी का, जो अक्सर जो है दफ्तर की जो है चाय पानी की सेवा का आदि का कार्यभार जिसको सौंपा गया था। और किसनी के बारे में आया था कि किस प्रकार वो जो है सूबे सिंह के साथ यानी मालिक मुख्तियार सिंह के बेटे सूबे सिंह के साथ जो शहर भी जाने लगी थी आदि विचार आए थे। तो ये सारी बातें आई थी। और इसमें एक वर्णन आया था कि एक दिन जो है किसनी वो बीमार है, उसका स्वास्थ्य खराब था। तो यहाँ पर जो सूबे सिंह है उसने बुलाया है किसको, मानो को, यानी दफ्तर में बुलाया था। लेकिन यहाँ पर जो है सूबे सिंह जो ठेकेदार थे तो उसने असगर ठेकेदार उसने मना भी किया था, एक दो बार मना करने का, लेकिन उसको वहाँ पर काम करना था। तो इसलिए उसने जो है इस विषय में जो है अड़चन नहीं डाली। वो भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप जो है मानो को बुलाने चला गया था। लेकिन यहाँ पर जो उनके साथ एक जसदेव जो था वो काम कर रहा था, वो असगर ठेकेदार के साथ जो है वहाँ पर ऑफिस के लिए यानी कार्यालय के लिए चल पड़ता है। लेकिन वहाँ पर जाकर क्या होता है कि सूबे सिंह बिफर जाता है और उसको लात घुस से जो है मार देता है, यानी काफ़ी उसकी पिटाई कर देता है। वो बेहोश हो जाता है और उसको जो है किसनी और सुकिया वो उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। तो ये वर्णन हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है जसदेव को पीटा गया और मजदूरों को आता देखकर सूबे सिंह किस प्रकार शहर की तरफ भाग गया था। तो हमारी ये पूरी कहानी थी अभी तक की जो हमने पढ़ी थी। अब हम आगे देखते हैं कि क्या मानो और सुकिया के सामने परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों का किस प्रकार वो मुकाबला करते हैं या खाना बदोश की तरह उस भट्टे को छोड़कर चल देते हैं। क्या परिस्थिति आते हैं वो देख लेते हैं। सुकिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए। वह दर्द से करा रहा था क्योंकि काफी चोटें आई थी। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी, जैसा कि अक्सर जो है गरीब लोग जो है क्या करते हैं कि किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, चोटों पर हल्दी लगा देते हैं। क्योंकि हल्दी जो है एंटीबैक्टीरिया होती है, उसमें जो है घाव पकने आदि का जो है नहीं रहता है कोई भी चांस। तो सुकिया गुस्से में कांप रहा था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे, यानी उसके मन में असंख्य अंधेरे अर्थात जो उसने अपने मन में कभी पक्की ईंटों का घर के विचार आया था वो सबको जो है अंधकार में हो गया था, यानी सारी संभावनाएं समाप्त हो गई थी। वह किसनी नहीं बनना चाहती तथा किसनी की तरह जो है आचरण नहीं रखना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। अदम्य उत्साह अर्थात जिसके साहस की में कोई कमी ना हो, इस प्रकार की इच्छा जो उसके अंदर थी। वह एक घर, उसे घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। यानी इस प्रकार के विचार उसके अंतर्गत थे। समूचा दिन अदृश्य भय यानी ऐसा डर जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन डर समाया हुआ था और दहशत में बीता। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था, सुकिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त जो है लौट आएगा और लौट आ सकता है, इसलिए।
तो शाम होते ही भट्ठे पर सन्नाटा छा गया था। आज सब कुछ सन्नाटा था, कोई किसी से कोई नहीं बोल रहा था, सब डरे हुए थे, सब अपने अपने खोल में यानी अपने अपने छोटे छोटे घरों में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया, जो अक्सर, बिलसिया का मतलब जो पहरेदारी करता था, वो अर्दली, वो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, लेकिन आज वो भी शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया। उसके खांसने की आवाज़ आज कुछ धीमी हो गई थी, अर्थात कम आ रही थी। वो हमेशा जो है, कहने का मतलब दरवाजा गेट पर, मेन गेट पर ही बैठा रहता था, तो खांसने की आवाज़ अक्सर आती रहती थी, अब कम आ रही थी। तो किसनी की झोपड़ी में ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अक्सर रेडियो बजता था, वो रेडियो भी आज नहीं बज रहा था। बीच बीच में हैंडपंप की खचखच ध्वनि, पानी भरने के लिए हैंडपंप यानी नल की आवाज़ जो है, वो उस खामोशी में, उस शांत वातावरण में विघन डाल रही थी, अर्थात उसमें आवाज़ केवल नल की ही आ रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने ही था, तो सभी को पानी के लिए इसी पंप पर आना पड़ता था, इसी नल पर आना पड़ता था। तो भट्ठे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था, अर्थात कहने का मतलब इलाज के लिए कोई दवाई आदि का साधन उपलब्ध नहीं था। तो कटने पटने पर घाव पर या तो मिट्टी लगा दी जाती है, या फिर क्या करते हैं, हल्दी लगा देते हैं, या कपड़ा जलाकर उसी की राख को जो है दवाई की जगह काम ले लेते हैं। तो इस प्रकार करते हैं। अक्सर हमने भी देखा है बचपन में कि खेत में आदि में चोट लग जाती थी, तो मिट्टी उठा के उसी घाव पर जो है उस मिट्टी को लगा लेते थे, गीली मिट्टी करके। तो ये सब होता था घाव से बचने के लिए या खून रोकने के लिए। तो ऐसा ही यहाँ पर दिखाया गया है। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था, अर्थात उसका मन नहीं था आज चूल्हा जलाने का, रोटी बनाने का। रोटियां सेक कर सुकिया के सामने रख दी उसने। सुकिया ने भी अनिच्छा से, यानी इच्छा नहीं थी, एक रोटी हलक के नीचे उतार ली, अर्थात भूख थोड़ी शांत हो जाए। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी, क्योंकि मानो कि उसको बार बार चिंता थी कि कहीं जैसे सूबे सिंह फिर लौट आए और कोई और बखेड़ा ना खड़ा कर दे। तो मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वो मानो को किसनी नहीं बनने देगा, अर्थात किसनी जैसा व्यवहार उससे नहीं होने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी, अर्थात अपने विचारों से ही लड़ रही थी कि क्या होगा यदि भट्ठे की जिंदगी छूट जाएगी तो। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा है? वह जानती थी कि सुकिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा, अर्थात इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था, किसी प्रकार का इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं आने देगा। तो यही था कि वह, यह महेश की तरह नहीं है, अर्थात शराबी नहीं है, शराब पीने वाला नहीं है, ऐसी लत, बुरी लतें इसके अंतर्गत नहीं है इसके अंदर। तो भले ही यह भट्ठा छोड़ना पड़े। भट्ठा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिहर उठी, अर्थात अचानक डर गई। नहीं, भट्ठा नहीं छोड़ना है। उसे अपने आप को आश्वस्त किया, यानी अपने आप को आश्वासन दिया, अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है, क्योंकि उसके अंतर्मन में एक ही भावना चल रही थी कि हमें पक्का घर बनाना है। ये था। कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं। जसदेव को कौन झोपड़ी में उठाकर लाया था? तो मानो और सुकिया जो है, वो दोनों पति पत्नी उसको उठाकर झोपड़ी में ले आए थे। जसदेव के घाव पर किसने हल्दी लगाई थी? तो मानो ने ही हल्दी लगाई थी। मजदूर कट फट जाने पर या जख्म हो जाने पर क्या उपचार करते हैं, क्या उपाय करते हैं? तो दो ही थे, कट फट जाने पर घाव पर मिट्टी लगा दी जाती है, और या फिर जख्म हो जाए तो कपड़े को, सूती कपड़े को जलाकर उसके राख को वहां पर भर देते हैं। सुकिया किसे लेकर चिंतित था? वो अपनी पत्नी मानो को लेकर ही चिंतित था। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुकिया ने टोका, कहाँ जा रही है? यानी रोटी लेकर जा रही थी बाहर, तो इसलिए सुकिया ने पूछ लिया कि रोटी लेकर बाहर कहाँ जा रही है। पूछ लिया था सुकिया ने मानो से कि कहाँ जा रही है। तो जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, मानो ने कहा, उसे रोटी देने जा रही हूँ। मानो ने सहज भाव से कहा, बड़ी सरलता से कहा, वामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा? प्रश्न किया। वामन का अर्थ ब्राह्मण जाति का, यानी जसदेव ब्राह्मण जाति का था। तो उसने कहा मानो से कि तेरे हाथ की रोटी खा लेगा वामन? अकल मारी गई है तेरी? सुकिया ने उसे रोकना चाहा, यानी रोकने का प्रयास किया। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने पूछा। मानो ने सवाल किया। पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्ठा मजदूर है वह हमारे जैसा। यानी वो ब्राह्मण नहीं है, वो भट्ठा मजदूर है, हमारे जैसा ही है। क्यों, मेरे हाथ की रोटी से क्या उसको जहर, मैंने कोई इन रोटियों में जहर थोड़ी लगा रखा है, ये मानो ने कहा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी जल रही थी, यानी एक छोटी सी लोहे का दिया
वो जल रहा था। मानव ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला। जी कैसा है, यानी मन कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। भीतर जाते हुए मानव ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की, प्रयास किया। उसके मुंह से दर्द की आह निकली, अर्थात उसे उठा नहीं जा रहा था, दर्द हो रहा था। कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा, मानव ने कहा। हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जिनावर है, यानी जानवर है, मानव ने सुबे सिंह को कोसते हुए कहा। ये बातें कही। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले रोटी खा ले, सुबह से भूखा है, यानी प्रातःकाल से। 2 कोर पेट में जाएंगे, यानी रोटी के टुकड़े जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में, यानी शरीर में ताकत आ जाएगी। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था, अर्थात उसका मन नहीं कर रहा था रोटी खाने के लिए। तो भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। क्यों? क्योंकि वो छोटी जाति की थी मानो, तो इसलिए उसको हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, यानी कुछ ही समय घर परिवार से बाहर निकले हुए उसको हुआ था। खुद वह कुछ भी नहीं बना पाया था, क्योंकि चोटें लगी थी। शरीर का पोर पोर यानी टुकड़ा टुकड़ा, प्रत्येक हाड़ी जो है वो टूट रहा था, यानी दर्द हो रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना बनाया, अर्थात भूख लगी थी, फिर भी उसने बहाना बनाया कि उसको भूख नहीं है। भूख नहीं है या कोई और बात है, मानो ने ताड़ना चाहा कि जाति वाली आदि कोई बात तो नहीं है। मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो, अर्थात उसकी सही बात को, उसकी मन की बात को जान लिया हो, पता कर लिया हो कि ये क्या सोच रहा है। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, यानी ब्राह्मण हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर यो बात है तो मैं जोर ना डालूंगी, यानी यदि जाति वाली बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगी, थारी मर्जी। औरत हूं, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कोर गले से नीचे नहीं उतरता है। ये औरत की महानता है, और इसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये हकीकत है। आज की औरतों की मैं कुछ बात नहीं कहता हूँ, मैं किसी समय की, एक समय की, कि सबको खाना खिला के खाने वाली औरतें जब तक कोई भूखा हो तो खुद खाना नहीं खाती थी। ये इस प्रकार की बातें जो है ये भी स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से ऐसा होता था। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, यानी जसदेव जो है उन्हीं के साथ काम करता था, एक बार बताया है, तो मेरी खातिर पिटे हो। फिर यह वामन हमारे बीच, यानी ये जाति, ब्राह्मण जाति हमारे बीच कहाँ से आ गई? मानो यहाँ पर जो है रुआंसी हो गई थी, यानी रोने जैसी हो गई थी, जैसे उसकी आंखों में पानी आ गया, रोने की तरह वो हो गई थी। उसका गला रुंध गया था, अर्थात वो बोल नहीं पा रही थी, आगे कुछ नहीं कह पा रही थी। मानो किसके लिए रोटी लेकर जा रही थी? तो हमें पता ही है कि वो जसदेव के लिए। कहाँ जा रही है? किसने किससे कहा? तो यह सुकिया ने मानो से कहा था। आगे प्रश्न है कि जसदेव जाति से क्या था? ब्राह्मण था। मानो ने जसदेव को खाने के लिए क्या दिया? तो रोटी दी थी और गुड़ दिया था रोटी के साथ, क्योंकि जिस प्रकार की वहाँ परिस्थितियाँ थी तो साग सब्जियाँ इतनी अच्छी नहीं हो सकती थी। जिनावर शब्द का क्या अर्थ है? जानवर है, जो प्राणी है, जो समझते नहीं है किसी के दुख दर्द को, तो वो जानवर शब्द के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। ये पेज थोड़ा सा हल्का है, तो मैं जो है शुरू से ही मैं आपको समझा ही देता हूँ, आप इसको एक बार बुक में देख लेना। तो ये है, ये शायद इसमें आपको थोड़ा दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया इसका कि ऐसा पेज भी बीच में आया हुआ है। रोटी लेकर आपस में लौटने के लिए मुड़ी, यानी वापस लौटने के लिए मुड़ी, और जसदेव में साहस नहीं था उसे रोक लेने के लिए, तो रोकने के लिए उनके बीच जुड़े तमाम जो सूत्र थे जैसे एकदम अचानक जो है बिखर गए हों, क्योंकि उनके बीच एक जुड़ाव था, ऐसा लगा कि वो सारा का सारा जुड़ाव जैसे बिखर गया हो। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी मानो, बिना कुछ खाए, यानी उसने भी कुछ नहीं खाया। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी, यानी बार बार वो सारी बातें याद आ रही थी। जसदेव भूखा है, यह एहसास भी उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, अर्थात ताकत का मतलब, क्योंकि और कोई भट्टे पर किसी ने उनका साथ नहीं दिया, जसदेव ही उनके लिए पिटा, क्योंकि उनके साथ वो काम करता था, इसलिए जो है उसको उनको बल भी मिल रहा था। ऐसी ताकत जो सुबे सिंह से लड़ने के लिए हौसला दे सकती है। 2 से
तीन होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी कि हम दो नहीं हैं, हम तीन हैं, क्योंकि जसदेव हमारे साथ है। सुखिया भी चुपचाप लेटा हुआ था, उसकी भी नींद उड़ चुकी थी मानो की चिंता के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इन्हीं हालात में उसने गांव छोड़ा था, यानी इसी प्रकार के हालातों से ये ही फिर उसके सामने आकर खड़े हो गए, ऐसे ही हालात। तो आखिर जाए तो कहां जाए। सूबे सिंह से पार पाना आसान भी नहीं है। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है, फिर आ सकता है। या फिर मानो को विचार आते हैं, उस विचार आते ही उसका हृदय कांप गया। उसने करवट बदली, मानो भी जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से जो है उसने चिपटा लिया, क्योंकि उसको डर था कि अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का। तो इस प्रकार जसदेव ने भी पूरी रात भर जाग कर काटी थी। सूबे सिंह का नहीं, जसदेव भी पूरी रात जागता रहा। सूबे सिंह का गुस्सैल चेहरा यानी क्रोधी चेहरा उसके बार बार उसके सामने आकर दहशत, डरा जो है भयानकता पैदा कर रहा था। तो उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है, किसी चाल में फंस गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट भी करेगा, यानी मारेगा पीटेगा। ऐसी कल्पना भी उसने नहीं की थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो भी कुछ हो जाए वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा, अर्थात इस झगड़े में अब वो नहीं आएगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से जाकर मिला। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। जसदेव की बात की गई है। जसदेव ने असगर ठेकेदार से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा, अपने काम से काम रखो, क्यों इन चमारों के चक्कर में पड़ते हो। सॉरी, यहाँ पर जाति विशेष जैसे अक्सर होता है भट्ठों पर या किसी कार्यों पर, किसी जाति विशेष को सीधा लक्षित करके ये कहा जाता है कि इनके पचड़े में क्यों पड़ते हो। वास्तविकता है कि मेरा मानना है कि कोई जाति जो है छोटी या कोई जाति बड़ी नहीं होती है। सभी जाति की अपनी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि ये जो है जो काम चर्मकार हो गया, चमड़े का काम हो गया, जो जाति में छोटा हो या बड़ा हो, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पर जैसा कहा गया, यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने वैसे ही लिखा है जैसा स्वाभाविक होता है, इसलिए इस बात पे मत जाना। जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने ताड़ लिया, समझ लिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, यानी वापस कोई जवाब नहीं दिया। वह सहजता से में अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उनके बीच एक फासला आ गया है, यानी एक दूरी पैदा हो गई है, लेकिन वह चुप थी। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है, यानी बहकाना। तो उसकी तमाम कोशिश से निरर्थक यानी बेकार साबित हुई। इसलिए वह मानो और सुकिया को परेशान करने पर उतर आया। ऐसा अक्सर होता है कि कोई काबू में नहीं आता तो दूसरे तरीके से परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान यानी पैसा ना दे, न कोई रियायत ही बरते, ना उन पर कोई किसी प्रकार की जो है, कहने का मतलब रियायत बरतने का मतलब किसी प्रकार का उनको कोई काम गलती करे तो उनको माफ ना करे तो उनके साथ। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर हो गई कि और जसदेव जो है उसने पाला बदल लिया और वो अब आगे इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार जो उसने विचार कर लिया और वो असगर ठेकेदार के साथ जा मिला। मानो का दिल क्यों बेचैन हो रहा था, क्योंकि दिन भर की जो सारी घटनाएं थी वो सारी उसके दिमाग में घूम रही थी। सुकिया चुपचाप लेटा हुआ था और क्या सोच रहा था, वही सोच रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि जैसी परिस्थितियां उसको घर छोड़ना पड़ा था वही परिस्थितियां उसके सामने फिर से आ गई थी। मानो की चिंता को लेकर जो है वो चुपचाप लेट रहा था और ये सब बातें सोच रहा था। असगर किसे अपने साथ शहर से लाया था, तो जसदेव को लाया था। सूबे सिंह क्या समझ गया था, सूबे सिंह समझ गया था कि मानो को किसी प्रकार से बहकाना जो है वो आसान नहीं है। मानो ने कुछ छुपा नहीं था, यानी मानो से कुछ छुपा नहीं था, मानो सब जानती थी। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी नज़र थी, तो उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। और उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था कि पक्की ईंटों का घर बनाना है, यानी परिस्थितियों में किसी भी परिस्थितियों में रहकर अपनी मंजिल को पाना है। लेकिन सूबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था, यानी रुकावट बन रहा था। सुकिया और मानो दिन रात काम में जुटे थे, फिर भी हर महीने में वे कुछ ज्यादा नहीं यानी कुछ बचा नहीं पा रहे थे।
पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाथी थी। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी, यानी पक्की ईंटों का घर बनाना है, इसलिए उनके मन में बहुत बड़ा उत्साह था। एक ही उद्देश्य था कि पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसलिए सूबे सिंह की हर ज्यादतियों को वो सहन कर रहे थे। लेकिन एक तड़फ थी दोनों में जो उन्हें संभाले हुए थी। सूबे सिंह नित नए बहाने ढूंढ लेता था उन्हें तंग करने के लिए। एक शीत युद्ध जारी था, अर्थात चुपचाप जो है अंदर ही अंदर दोनों में एक जो है युद्ध जो है वो झगड़ा जो है वो जारी था उनके बीच। सुकिया से ईंट पाथने का सांचा वापस ले लिया गया। सांचे का मतलब जो लोहे का खोल जिसके अंदर गारा डालकर ईंट पाथी जाती है, तो उसे भट्टे की मोरी का काम दे दिया गया, जो सबसे खतरनाक काम होता है, क्योंकि उसने तंग करना शुरू कर दिया था सुकिया और मानो को। मोरी का काम खतरनाक था, मानो डर गई थी, लेकिन सुकिया ने उसे हिम्मत बंधाई थी। काम से क्यों डरना, काम तो काम ही होता है, कोई हमारी जगह, मैं नहीं तो कोई मेरी जगह कोई और काम करेगा, खतरा तो उसको भी है। ये जो उदारता की बातें होती हैं। सुकिया का साचा जसदेव को दे दिया गया था, क्योंकि जसदेव असगर ठेकेदार के साथ जा मिला था। साचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे, जैसा कि कोई कुर्सी मिल जाए और नेताजी की सारे रंग ढंग ही, बोलने का ढंग ही बदल जाता है, वैसे ही जसदेव का बदल गया। वह मानो पर हुक्म चलाने लगा था। मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी, फिर भी वो चुपचाप, क्योंकि किसी पर पचड़े में वो भी नहीं फंसना चाहती थी, वो अपने काम में लगी रहती थी, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य था कि किसी न किसी प्रकार पक्की ईंटों का घर बनाना है। कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी में चला गया आदेश दिया और चला गया था। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दिया, यानी दीवार की शक्ल का मतलब एक झरोखेदार दीवार बना देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, सूख जाए ताकि अंदर से हवा जाके। तो कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए दो आड़ी ईंटें लगा देते, 2 खड़ी लगा देते हैं, 2 आड़ी ईंटें लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा भट्टों पर, कोई गया होगा तो उस ऐसे ही देखकर रखकर जालीदार दीवार बना दी गई थी। ईंट पाथने की जगह खाली करके ही मानो लौटकर झोपड़ी में गई थी, अर्थात जैसा जसदेव कह के गया था वैसा उसने किया। हैंडपंप पर भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी, क्यों उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था, सुबह होने का यह इंतजार करना नहीं चाहती थी वह, तो उसने जल्दी जल्दी सुबह के सारे काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए वह निकल पड़ी। सूरज निकलने में अभी देर थी, अर्थात अंधेरा ही था सुबह का। जसदेव से पहले ही वह काम पर पहुंच जाती थी, अक्सर जसदेव से पहले ही पहुंचती थी, क्योंकि जाकर जो है उनको अच्छी तरह से काम के लिए जो है सिस्टम है वो बना लेती थी। तो इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों में ईंट पाथने की जगह पर पहुंची थी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई, यानी गूंगी रह गई, चुप रह गई थी। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रोंद डाला हो, अर्थात जिसके मन में दर्द ना हो और बुरी तरह से तोड़ा फोड़ा हो उन ईंटों को जो उसने शाम को दीवार की तरह लगाया था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर इस प्रकार की दया करने योग्य दृष्टि से देखा और उसकी चीख निकल गई, अर्थात चिल्लाहट। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि उसने जितना काम किया था वो सारा बेकार गया, और मेहनत करके ही उसको कुछ पैसे मिल सकते थे। तो आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए। जैसे ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी तो उसकी आवाज सुनी और बाकी मजदूर वहां पर आ गए। मानो के मन में हर समय क्या ख्याल रहता था? यही कि पक्की ईंटों का घर बनाना है। सुकिया से ईंट पाथने का साचा वापस लेकर किसे दे दिया गया था? तो जसदेव को दे दिया गया था। सुकिया को कौन सा काम सौंप दिया गया था? तो सुकिया को काम सौंपा था मोरी का काम, जो सबसे खतरे का काम होता है। ईंट पाथने की जगह पर पहुंचकर मानो ने क्या देखा? सभी ईंटों को नष्ट भ्रष्ट टूटा फूटा हुआ देखा। जितने मुंह उतनी बातें, यानी जो लोग वहां पर खड़े थे तो अपने अलग अलग अटकलें लगाते हैं कि ऐसे टूटा होगा, कोई जानवर आ गया होगा, किसी ने तोड़ दी होंगी, सभी अलग अलग, रात को तूफान भी नहीं आया, ये सब अटकलें होती हैं। मन में आंधी मतलब रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था और न ही किसी जंगली जानवर का ही यह काम हो सकता है।
कई लोगों का कहना था कि किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी हैं। ज़्यादातर लोगों का जो मत होता है ऐसा ही होता है वास्तविक रूप से। तो मानव का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह कहने का मतलब यहाँ पर बोरा गई थी, पागलपन उसके अंदर आ गया था। जैसे व्यक्ति पागल हो जाता है ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जैसे किसी ने उसके पक्की ईंटों के मकान को धराशाही कर दिया हो, ईंटों को नहीं, उसके पक्की ईंटों का जो घर बनाना था उसकी उस मंजिल को किसी ने जैसे नष्ट कर दिया हो, समाप्त कर दिया हो। जसदेव काफी देर बाद आया था। वह निरपेक्ष भाव से, जैसे उसको कुछ ना पता हो, ऐसे भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कोई वास्ता ही ना हो, लेना देना ही ना हो, ऐसे खड़ा था वो। सुकिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया था। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा था, अर्थात वो भी घबरा गया था। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई थी। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुकिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी थी। सुकिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को, आंसुओं को देखा और उनकी किरकिराहट को अपने अंतर मन में महसूस किया, यानी उस दुख को, उस दर्द को जो है उसने महसूस किया। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी, यानी बार बार उसके मन में जो सपने थे वो आवाज उसके बार बार की पक्की ईंटों का घर बनाना है, वो उसके कानों को जैसे फाड़ रही हो, ऐसा हो रहा था। असगर ठेकेदार ने साफ साफ कह दिया था कि टूटी फूटी ईंटों से हमारे किस काम की, इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। उसने साफ साफ कह दिया था। यही दर्द जो है सबसे ज्यादा था कि उन्होंने जितनी मेहनत की थी और इतनी ईंटें पाथी थी और सब टूट गई थी, तो हम इसकी मजदूरी जो है, ठेकेदार ने कह दिया था कि मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा कि मेरे किस काम की है टूटी फूटी ईंटें। तो असगर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। मानो ने सुकिया की ओर डबडबाई आंखों से, जिन आंखों में पानी भरा हो उसको डबडबाई आंखें कहते हैं, देखा। सुकिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलछला आई थी, जैसे अचानक कोई तूफान आया और पूरा घर नष्ट हो गया हो। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उनके खिलाफ हैं, यानी उसके खिलाफ सारे लोग हैं, सारा संसार उसके खिलाफ है। तरह तरह की बाधाएं उसके सामने खड़ी की जा रही थी। वहां रुकना उसके लिए कठिन हो गया था। तो उसने मानो का हाथ पकड़ा, चल, ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया। अर्थात ये लोग का मतलब सभी लोग जो है एक साथ मिले हुए हैं, कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता है और ये लोग नहीं बनने देते, हमारा घर बनने देंगे। भट्टे से उठते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर फैला दी थी, यानी जैसे धुएं से आकाश के नीचे काली चादर फैल जाती है, वैसे ही चारों ओर निराशाओं के बादल जो है वो छा गए थे, या उस तरफ इशारा किया गया। सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया चल पड़े थे, एक खानाबदोश की तरह, यानी घूमने फिरने वालों की तरह, अर्थात जिनका कोई भी ठिकाना निश्चित नहीं है, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे छूट गए थे कुछ बेतरतीब पल जो अच्छे ढंग से नहीं थे, जो तरीके से नहीं थे, बस ऐसे पल थे जिनका कोई आधार नहीं था। पसीने के अक्स जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे, अर्थात जो मेहनत करे भी व्यक्ति और इतिहास में उनका कोई नाम ना रहे, यानी कभी वो सफल नहीं हो सकेंगे। खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव था यह भट्ठा, अर्थात इस प्रकार घूम फिरने की जिंदगी का एक हिस्सा था यह भट्ठा। सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा था, आखिर शायद यही हमारा साथ देगा। मानो को यकीन था कि जसदेव उनका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुपचाप देखकर उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जसदेव हमारा साथ देता है और हमारा बल है, हमारी ताकत है, लेकिन जसदेव ने भी यह ठान लिया था कि वो किसी पचड़े में नहीं पड़ेगा आगे। तो मानो के सीने में एक टीस, एक दुख, एक दर्द जो उभरा था। सर्द सांस में बदलकर मानो छलनी कर गई थी, यानी ठंडी सांस में बदलकर जैसे उसका हृदय छलनी छलनी हो गया हो। तो उसके होंठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, अर्थात हमने तेरे लिए इतना किया और तो हमारी तरफ से बोला भी नहीं, लेकिन शब्द घुटकर रह गए थे, यानी अंदर ही अंदर रह गए। सपनों के कांच उसकी आंखों में किरकिरा रहे थे, तो जो सपने थे जो टूट गए थे और टूटे हुए कांच के जो टुकड़े जैसे किरकिराते हैं वैसे ही
वह भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, अर्थात बहुत बड़ा दुख था उसके मन के अंदर। तो अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर आगे अगले कहीं काम की तलाश में, जिसकी कोई दिशा नहीं थी, जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, जिसका कोई आधार नहीं था। तो यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उसी दर्द को, एक गरीब लोगों के दर्द को, कि किस प्रकार वो बेचारे एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव पे पहुंचते हैं और कैसे उनके साथ जो है अत्याचार होता है, मजदूरी वर्ग की एक पीड़ा, एक दर्द जो है यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने यहाँ पर व्यक्त किया है। टूटी ईंटों के बारे में लोग क्या अटकलें लगा रहे थे? यही अटकलें लगा रहे थे। लोगों का कहना था कि किसी ने जानबूझकर ईंटों को तोड़ा होगा, कोई जानवर भी यहाँ नहीं आया, ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, रात को कोई तूफान भी नहीं आया, ये बहुत सारे अटकलें वो लगा रहे थे। मानव का हृदय क्यों फटा जा रहा था? टूटी फूटी बिखरी ईंटों को देखकर उसका हृदय फटा जा रहा था। असगर ठेकेदार ने किस बात से इनकार कर दिया था कि टूटी फूटी ईंटों से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इन टूटी फूटी ईंटों का कुछ भी जो है मजदूरी नहीं देगा। सुकिया ने मानो का हाथ पकड़कर उसे क्या कहा? यही कि चल, ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे, ये कहा था उसने। तो ये था हमारा पाठ। और एक मजदूरी वर्ग की उत्पीड़न को जो है उन्होंने, एक पीड़ा को, हृदय के दुख को, दर्द को जो है उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया इसके माध्यम से। और इससे जो है प्रश्न उत्तर जो है वो भेज दिए जाएंगे। इस पाठ को अच्छी प्रकार से, ये जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के, इन सब को आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है, ये आपको याद होने चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लेखक परिचय भेज दिया था, इसके क्वेश्चन आंसर भी भेज दिए जाएंगे। ओके, अजित राय।